हेलो डियर एस्पेरेंट्स। तो हम लोग जो है आज देखने आए हैं श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका का जो भविष्य है वो अनिश्चित काल की ओर, या फिर बोला जाए तो श्रीलंका एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और इन सब के पीछे का एक ही जो खास कारण है वो है गोतबाया राजपक्षे, या फिर हम लोग सिंपल एंड शॉर्ट बोले इस चीज़ को तो ये श्रीलंका को पूरा बर्बाद करने के पीछे एक ही व्यक्ति है, वो है राजपक्षे परिवार। अब श्रीलंका का कोई भी मंत्रिमंडल, जितना भी मंत्रिमंडल में उन लोगों के लोग हैं, सारे को उठा के देख लीजिए, सारे के सारे राजपक्षे परिवार के हैं। तो श्रीलंका को डुबाने में किसी और का नहीं, राजपक्षे का हाथ है। अब श्रीलंका में आप लोगों को सबको पता होगा, जो न्यूज़ से परिचित हों, जो नहीं भी हों, लेकिन आप जरा भी करंट अफेयर्स देखते होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका का क्या हो रहा है पता नहीं, उसका भविष्य कहाँ है, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो हम लोग जब बात करते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका में किस महत्वपूर्ण बिंदु में हम लोग पहली बार बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे जो अभी हालात है, मौजूदा हालात, उसके कारण वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही है। जो महंगाई है, अब सही बात है, वहाँ पे आया क्या हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस। और जब किसी भी देश में अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद वहाँ पे महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो श्रीलंका में जो महंगाई है, जो कहते हैं ना कि रोज़मर्रा की सामान, मतलब डे टू डे या डेली यूजेस वाले जो वस्तुएं हैं, उन्हें भी देखा जाए तो 50% से लेकर 80% तक की वृद्धि उनके रेट में, उनके खरीद मूल्य में कर दी गई है। इसी तरह देखा जाए तो जब वहाँ पे अब इकोनॉमिक क्राइसिस हो ही गया है तो बिजली उत्पादन होगा कहाँ से, तो बिजली उत्पादन जो है बंद है, जिसके कारण भारी बिजली कटौती की जा रही है। और हालात तो कहीं ऐसा हो जा रहा है कि कभी आज अगर बिजली कटा है तो हम लोगों को पता नहीं अगला बिजली कब आएगा, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, मतलब बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। और इस बिजली की समस्या से सबसे ज़्यादा परेशानी क्या हो रही है, तो स्कूलें जितने भी हैं, स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। मतलब पूरी तरह से वहाँ पे शिक्षा प्रणाली जो है वो प्रभावित हो चुकी है। जो शिक्षा प्रणाली है वहाँ की, वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। मतलब लोग पढ़ेगा ही नहीं तो लड़ेगा कहाँ से, लड़ने के लिए पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। लड़ना मीन्स हम लोग अगर किसी को, डेमोक्रेसी को अगर हिलाना चाहते, गिराना चाहते हैं, तो हमें पुख्ता जानकारी होना चाहिए, जो कि वहाँ के लोगों के पास शायद इसका कमी था, इसलिए वो राजपक्षे परिवार को पूरा मंत्रिमंडल में बैठा दिए और आज उनका हर्जाना भुगत रहे हैं। उसी तरह बात किया जाए तो अस्पतालों में दवाई की कमी। अब अस्पतालों में दवाई की कमी होना आम है, क्योंकि इन लोगों को अपने से दवाई बनाने तो आता नहीं है, ये किसी अन्य देशों पे निर्भर है दवाई के लिए, और दवाई इनको लेना होगा तो उनके लिए कुछ ना कुछ इन लोगों को पैसे चुकाने होंगे, जो कि इन लोगों के पास है नहीं। जिस कारण से हम लोग बोल रहे हैं कि अस्पतालों में जो है दवाई की कमी है, और दवाई की कमी कुछ ऐसा रंग ला रहा है कि यहाँ पे मौतों का दर जो है वो कोविड-19 से ज़्यादा देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। जितना लोग कोविड-19 से नहीं मरे, उतना शायद दूसरे अन्य बीमारी से मर जाए, इस क्राइसिस के कारण मर जाए, क्योंकि वहाँ पे दवाइयों की बहुत ज़्यादा ही कमी है। अब इसी क्राइसिस के कारण एक और हम लोगों को समस्या वहाँ पे साफ तौर से देखा जा रहा है या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो बस सेवा है, जो ट्रेन सेवा है, और जो भी अन्य ट्रांसपोर्ट सेवा हैं, जिनके लिए कि हम लोगों को फ्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है, वो ठप होता दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे फ्यूल्स बहुत ही कम मात्रा में बची है, क्योंकि इनका तो कोई अपना फ्यूल है नहीं, वो तो वो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए उनको चुकाना होगा कुछ टैक्सेस, कुछ पैसे, और उनके पास तो उतना पैसा, पर्याप्त पैसा है नहीं कि वो फ्यूल खरीद सके। और जिसके कारण आप देखिएगा कि फ्यूल का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल डीजल का, और वहाँ पे एकदम 4-4 दिन तक कतार लगा हुआ है कि ना भैया हमारा तेलवा पहले दे दे, हम फिर तेल लेके निकले, फिर अगला कोई ले। तो यहाँ 4-4 दिन तक, मतलब ये तो छोड़ दीजिए, पब्लिक का बात तो मैं करूँगा ही नहीं। यहाँ पे ऐसा स्थिति है कि जो वहाँ पे जो सरकारी संपत्ति वाली बस, आपका जो भी ट्रांसपोर्ट्स का, ट्रेन और भी अनेक सुविधाएं हैं, उनको फ्यूल तो मिल ही नहीं पा रहा है। तो फिर लोग के लिए, आम लोग के लिए प्राइवेटली लेना कितना मुश्किल है वो पता नहीं। और इन सब का जिम्मेदार है एक, जो कि वहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही था, गोतबाया परिवार से, ये राजपक्षे परिवार से, और राष्ट्रपति का नाम था गोतबाया
राजपक्षे, जो कि देश से शायद भाग चुके हैं अब तक, और वो भाग के गए हैं सिंगापुर। मतलब देश यहाँ जो है संकट में है और हम घूम रहे हैं सिंगापुर। एक्चुअली ये घूमने रहे हैं लोग, वहाँ पे वहाँ का जो आम जन है इतना आक्रोश में है कि इन लोगों को अगर देख ले राजपक्षे परिवार को, आपका गोतबया राजपक्षे को, तो मार ना दे, जला ना दे, इस डर से वो जो है भागा हुआ है और वो गए हुए हैं सिंगापुर। चलिए आप भी कर लीजिए ऐश मौज, क्योंकि अभी मौका मिला है। इनको अपने पद से देना पड़ा है इस्तीफा। प्रधानमंत्री को भी वहाँ का अपने पद से देना पड़ा है इस्तीफा, वो भी राजपक्षे परिवार के हैं। भानुष्का ये नाम में उनका एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, वो भी राजपक्षे परिवार से, उनको तो पहले ही देना पड़ा था इस्तीफा। अब ये जो राष्ट्रपति निवास है वहाँ पे बहुत लोग आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो भी आम जन है, वहाँ के पब्लिक्स हैं, वो प्रदर्शनकारियों के द्वारा वहाँ पे घुसने की कोशिश करी जा रही है। और ये खबर लगभग 100% सत्य है, क्योंकि लोग पूरा आक्रोश में हैं। श्रीलंका के लोगों का अनिश्चित भविष्य शुरू हो चुका है। अब ये जो सबसे बड़ा इसके पीछे का कारण है, वो कारण मैं बता दूं तो राजनीति और भ्रष्टाचार। श्रीलंका में जो है वो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है राजनीति के साथ। अब क्या हुआ कि बहुत लोग नेता हैं, आप लोग भी जानते हैं, कि वादा कर देते हैं बहुत बड़े बड़े कि मैं जो है ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, ये आपको सुविधा दी जाएगी। आप भली भांति जानते होंगे हमारे देश में भी एक नेता है जो तुरंत चुनाव के टाइम पे बोल देते हैं आपको ये फ्री, वो फ्री, सब कुछ फ्री। सो आपको चाहिए फ्री कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो चुनाव में हमें ही जिताना। तो इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो दावे करते हैं, वादे करते हैं, कुछ पूरे भी करते हैं। तो उसी तरह वहाँ पे भी हुआ क्या क्या कि जो वैट है, अभी भी श्रीलंका में चलता है वैट। हमारे यहाँ तो आप लोगों को पता होगा आ गया है जीएसटी, लेकिन श्रीलंका में अभी भी चल रहा है वैट। और वो पहले था 15%, और उसको जो है इन लोगों ने कर दिया क्या, 15 से घटाकर 8%, जिसके कारण कि सरकारी जो संपत्ति, मतलब जितना भी आपको पैसे टैक्सेस वसूले जा रहे थे, सारे में कमी आ गई। कुछ तो इन्होंने क्या किया कि 7 अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, जिसको कि इन लोगों ने पूरे तरह से ही बंद कर दिया, वैव कर दिया, बोल दिया कि ये टैक्स अब लगेंगे ही नहीं। एकदम दिल खोल पब्लिक के लिए पूरा दिल खुला हुआ था, लुटाते चले गए। आज ऐसा लुटाए हैं कि देश ही लुट चुका है। उसके बाद सरकार जो है राजस्व में भारी नुकसान, मतलब सरकार जो है वो राजस्व जो वसूलता था, ज़मीन से जो अपना वसूलता था टैक्सेस, उसमें भी भारी छूट, भारी कमी देने के कारण उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। और मौजूदा हालत इतनी गंभीर, इतनी दयनीय आ चुकी है कि आज जो है $1 की स्थिति 360 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। मतलब $1 अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो $1 जो है वो लगभग 79 पॉइंट कुछ रुपीज़ के बराबर होता है। और मतलब अप्रॉक्स हम लोग समझ सकते हैं 79 रुपीज़ के बराबर है। लेकिन अगर इसकी बात श्रीलंकाई रुपये में करी जाए तो $1 का जो कीमत है वो लगभग 360 श्रीलंकाई रुपये में है। अब उसके बाद बात करते हैं तो इसका सबसे मेन और ख़ास कारण है कोविड-19 लॉकडाउन। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रहा इस क्राइसिस में। किस तरह से, तो जो श्रीलंका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में टूरिज़्म सेक्टर फैला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है टूरिज़्म सेक्टर। अब हुआ ऐसा कुछ कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण टूरिज़्म सेक्टर पूरी तरह से बंद हो चुका था, और बंद होने के कारण इधर से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होना था वो भी सारा ख़त्म हो चुका था, जिस कारण से कि इन लोगों को एक क्राइसिस यहाँ से शुरुआत, एक्चुअली में ये 2022 जो लॉकडाउन हुआ वहीं से इसके क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी थी। और इन लोगों के पास, क्योंकि ये पूरे तरह से इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, ये जितने भी वस्तुएं हैं खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों के ऊपर जो है इंपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही, मतलब अगर हमें किसी चीज़ को दूसरे देशों से लेना है तो उसके लिए मेरे पास होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा। और अगर विदेशी मुद्रा है तभी हम दूसरे देशों से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन इनके पास जो है उसकी बहुत ही भारी कमी थी, जिस कारण से ये सामान जो है दूसरे जगह से खरीद नहीं सकते। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया क्या क्या खास कारण थे। अब ये बहुत बड़ा
उधार लेन है, मतलब ये उधार लेन कहने मतलब ये उधारखोर देश है। इसको सिर्फ और सिर्फ उधार के पैसे पे रहना आता है। क्योंकि आप देखोगे तो श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन एडीबी के द्वारा भी है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी है। अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाइना जो है वो इसे लोन दिया है। कुछ लोन तो हम लोगों ने भी इसे दिया हुआ है। हम लोगों का तात्पर्य है इंडिया भी इसे कुछ लोन दिया हुआ है। और आज इनका जो डेप्ट रेशियो, मतलब ये डेप्ट रेशियो का मतलब है जो लोन लेने का, क्योंकि हम लोन लिए तो उस पर जो है इंटरेस्ट लगते जाएगा। और इनका जो अभी उधार का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो इनका उधार का आंकड़ा 100 डेप्ट रेशियो जो कि 111% आ चुका है। कहा जाता है अगर ये डेप्ट रेशियो 49 या शायद इससे भी कम से, अगर 49 में ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, शायद 39 है या इससे भी कम, अगर इससे ऊपर आ गया तो हमारा जो देश या फिर राज्य है वो संकट में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा राज्य भी जो है वो पैसा लेता है अपने खर्चे को चलाने के लिए। तो अगर इससे ऊपर आ गया हमारा रेशियो तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। और इसने तो 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी तरह देखा जाए तो जो पाकिस्तान है उसका भी हालात कुछ इसी तरह पहुंचने वाला है। ये अभी यहाँ नहीं पहुंचा है लेकिन इसके बहुत करीब है। तो कहते हैं ना, हौसला होना चाहिए लड़ने का। ये लोन और उधार लेने से कुछ होगा नहीं। तो इन लोगों के पास जो है लड़ने की शक्ति ही ख़त्म हो चुकी है, ये लड़ ही नहीं सक रहे हैं अब। तो चूँकि लोन चुकाने के लिए इन लोगों के पास विदेशी मुद्रा का कमी है, तो अब जो है ये कमी पूरा देश के सामने उजागर है, पूरा दुनिया के सामने उजागर है। आप देखिए आने वाले देश में इस क्राइसिस को कैसे संभाला जाता है। लेकिन ये तो जान लीजिए श्रीलंका एक संकट में डूब चुका है और ये इस संकट से कब निकलेगा इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए कहा गया है, मैंने शुरुआत में ही कहा, श्रीलंका एक अनिश्चित भविष्य की ओर। अब देखते हैं वो अनिश्चित भविष्य कब तक चलता है। धन्यवाद। इसी तरह का बेहतरीन टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।